सभी का रॉयल इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बात किया था, इरोजन हमने स्टार्ट किया था और इरोजन के अंदर हमने बताया था कि इरोजन जो है इट इज द डिटेचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम मदर पार्टिकल्स एज एंड कॉज्ड बाय द विंड एंड वाटर। इसे हम क्या बोलते हैं? इरोजन कहा जाता है। ठीक है, सोइल इरोजन कहा जाता है। सोइल इरोजन स्टार्ट करने से पहले दो साइंटिस्ट के बारे में हमने बात किया था, एक वोल्नी थे और एक बेनेट थे। वोल्नी ने पहली बार इंडिया के अंदर जो है ये स्टडी किया था सोइल इरोजन कंट्रोल के ऊपर, जबकि फादर ऑफ सोइल कंजर्वेशन की बात करते हैं तो कौन है? बेनेट है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। उसके बाद में हमने कहा कि एजेंट के बेसिस पे इरोजन को हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, वाटर इरोजन, विंड इरोजन और वेव इरोजन। वाटर इरोजन क्लियर है, विंड इरोजन क्लियर है। थर्ड नंबर का है आपका वेव इरोजन। वेव इरोजन को जो है दो नाम से और जाना जाता है, इसे सी सोरे इरोजन कहा जाता है और एक स्ट्रीम बैंक इरोजन कहा जाता है। मेनली जो आपके रिवर या जो कैनाल एरिया होते हैं वहां पर जो इरोजन होता है वो किसकी वजह से होता है? वेव इरोजन। वेव इरोजन जो है दोनों का मिक्सचर होता है, वाटर और विंड का। क्लियर है। फिर हमने देखा कि सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल लॉस के बेसिस पे इरोजन को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका नेचुरल इरोजन, जिसे हम क्या बोलते हैं? जियोलॉजिकल इरोजन या नॉर्मल इरोजन कहा जाता है। यहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन की रेट जो है वो सॉइल इरोजन की रेट से क्या होती है? ज्यादा होती है। यदि मान लीजिए सॉइल फॉर्मेशन की रेट सॉइल इरोजन की रेट से अगर कम होगी तो उस इरोजन को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? एसिलेटेड इरोजन या फिर एंथ्रोपोलॉजिकल इरोजन कहा जाएगा। ये चीज क्लियर हुई। इसके बाद हमने बात किया था सबसे पहले वाटर इरोजन के बारे में। वाटर इरोजन की डेफिनेशन आपको पता है। यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर इरोजन की फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? तो कौन सी आपकी? स्प्लाश इरोजन। स्प्लाश इरोजन में क्या होता है कि रेन ड्रॉप का बीटिंग एक्शन होता है। जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो मदर पार्टिकल से डिटेच होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो राइजिंग कितना होता है? 60 सेंटीमीटर का। डिस्टेंस कितने ट्रेवल करते हैं? 1.5 मीटर। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में सेकंड स्टेज आती है सीट इरोजन। सीट इरोजन को जो है यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल सॉइल, उसे हम क्या बोलते हैं? सीट इरोजन कहा जाता है। इसे कैंसर ऑफ सॉइल या डेथ ऑफ फार्मर भी कहा जाता है। ठीक है, एक वर्ड और ऐड कर लीजिएगा सीट इरोजन के अंदर, इसे डेथ ऑफ फार्मर कहा जाता है। डेथ ऑफ फार्मर सीट इरोजन को क्यों कहा जाता है? इसका रीजन ये है कि मान लीजिए जब टॉप फर्टाइल लेयर ही अगर रिमूव हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस वजह से सीट इरोजन को क्या कहा जाता है? डेथ ऑफ फार्मर कहा जाता है। ये चीज क्लियर है। उसके बाद हमने बात किया रिल इरोजन। रिल इरोजन जो है उसके अंदर जो चैनलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। चैनलाइजेशन की जो अगर हम बात करें साइज कितनी होती है तो लेस देन 30 सेंटीमीटर होती है। इजीली हम टिलेज प्रैक्टिस करके इसको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर हुआ। रिल के बाद में आता है गली इरोजन। गली इरोजन के अंदर जो चैनलाइजेशन की जो साइज होती है वो मोर देन 30 सेंटीमीटर होती है। इसे टिलेज प्रैक्टिस के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ये मोस्ट स्पेक्युलर सिम्टम ऑफ इरोजन है। ये चीज क्लियर है। यही हमने जो है गली का क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ चैनलाइजेशन और कितना एरिया अफेक्टेड होता है उसके बेसिस पे। क्लियर है। हमने बात किया स्मॉल, मॉडरेट और आपके लार्ज गली के बारे में। एक और क्लासिफिकेशन आपको याद नहीं रखना है, जो हमने क्लासिफिकेशन लिखा है उसको आप याद रखना। गली इरोजन के बाद जो है हमारा नेक्स्ट इरोजन आता है, उसका नाम क्या है? देखो, गली इरोजन की बात करने से पहले मैं आपके सामने तीन क्वेश्चन लिखता हूं। अब तक जितना हमने सिलेबस पढ़ा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने हाल में 3-4 दिन पहले टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम करवाया था। उसके अंदर अपने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से बहुत सिंपल क्वेश्चन आए। आप देखिएगा कि आपको आता है या नहीं। पहला क्वेश्चन था ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का, AICRP ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर स्टार्टेड कब हुई थी? 1970 में। कब हुआ था? 1970। तो एक क्वेश्चन तो पेपर में ये था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो था कि इक्री सेट कहां पर है? इक्री सेट कहां पर है? कहां पर है? हैदराबाद। क्लियर है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मैंने एक दिन आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर दो चीजें बताई थी। एक होता है आपके सुगर बीट और एक होता है आपके स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो यहां पर पूछा गए थे सुगर बीट की फैमिली कौन सी है? याद रखना है कौन सी है? सुगर बीट की, सुगर बीट की क्या है? चिनोपोडियेसी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और आया था कि स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग में कौन काम करता है? क्लोजिंग एंड ओपनिंग में कौन काम करता है? तो याद रखना है कौन सा है? पोटेशियम। ठीक है, ये चार क्वेश्चन जो है उस पेपर के अंदर अब तक जो हमने पढ़ा वहां से थे। उम्मीद है आपको ये पहले भी आते होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जिस चीज के लिए हम लास्ट क्लास में पढ़े। गली इरोजन के बाद में अगला इरोजन जो आता है, फर्स्ट कौन सा था हमारा? स्प्लाश।
सेकंड कौन सा था? सीट। थर्ड कौन सा था? रिल। फोर्थ कौन सा था? गली। गली के बाद फिफ्थ नंबर का कौन सा आएगा? राविन इरोजन। क्लियर हुआ? तो हम राविन इरोजन को बोल सकते हैं इट इज द मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ कौन से इरोजन की? गली इरोजन। ये चीज क्लियर है? ठीक है। सेकंड इसमें हम लिख सकते हैं कि मेनली जो राविन्स हैं, राविन्स का मतलब क्या हो गया कि जो गली बनी है वो और लार्ज बनेगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? राविन इरोजन कहा जाएगा। और मेनली ये कौन से सोइल में बनता है? मेनली ये जो है डीप एलुवियल सोइल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। 6 नंबर का जो है इसमें है लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड इरोजन, या इसे कहा जाता है आपका स्लिप इरोजन। देखो आपने देखा होगा कि जो हिली एरियाज होते हैं वहां पर लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, बड़ी बड़ी जो स्लाइड्स होती है वो चूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हमारा लैंडस्लाइड इरोजन कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर परसेंट स्लोप जो है वो 20% से ज्यादा होगा। ठीक है, और विड्थ जो है वो आपके 6 मीटर से ज्यादा होगी। यानी जो आपकी स्लाइड ब्रेक होगी और ब्रेक होने के बाद जो दरार या उसमें जो चैनलाइजेशन बनेगा उसका स्लोप जो है 20% से मोर देन होगा, और जबकि विड्थ जो है वो कितनी होगी? 6 मीटर से ज्यादा। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, राविन इरोजन और फिर लैंडस्लाइड इरोजन, या इसे कहा जाता है स्लिप इरोजन। ठीक है, मडी रन ऑफ का मतलब क्या होता है कि जब सीट इरोजन होता है, जैसे कि हमने स्प्लाश इरोजन की बात की थी, तो स्प्लाश इरोजन में क्या होता है? रेन ड्रॉप आएगी और जो मदर पार्टिकल्स होंगे, जैसे मान लीजिए ये मदर पार्टिकल्स है। मदर पार्टिकल्स का मतलब होता है सैंड, सिल्ट, क्ले, तीनों मिलकर जो एग्रीगेट बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मदर पार्टिकल बोलते हैं। इस मदर पार्टिकल के ऊपर रेन ड्रॉप का बीटिंग एक्शन होगा। रेन ड्रॉप का बीटिंग एक्शन होगा तो ये तीनों चारों जो पार्टिकल एक साथ हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग होने के बाद वाटर के फ्लो के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे। तो पहला तो हमने बोला था स्प्लाश इरोजन, तो ये तो क्या है आपका? स्प्लाश इरोजन। सेकंड है हमारा सीट इरोजन। सीट इरोजन में क्या होता था कि जब ये मदर पार्टिकल्स हैं, प्राइमरी पार्टिकल जब अलग हो जाते थे तो ये मड़ी के रूप में, यानी छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो एक साथ टॉप फर्टाइल लेयर में बहा करते थे रन ऑफ के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं? मडी वाटर बोलते हैं, या फिर सीट इरोजन कहा जाता है। यहां तक लिखा कि आप लोगों ने? इसके बाद में मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं, एक बार वो सारे पॉइंट्स आप लिखिएगा, फिर हम आगे बात करेंगे ना। 5 सेंटीमीटर पर हावर रेनफॉल कंसिडर्ड सीवियर रेनफॉल। सेकेंड पॉइंट लिखना 5 mm rainfall in 1 hectare area equal to 625 हॉर्स पावर। एक बार लिखिए इसको, फिर समझते हैं। हॉर्स पावर in 1 hectare bare soil soil loss। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ
एक बार ये सारे पॉइंट्स देखिए, फिर हम समझते हैं इनको। 1 सेंटीमीटर पर हेक्टेयर सोइल का मास जो है वो 150 टन होता है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था। ये सारे पॉइंट्स लिखो एक बार। कंपेयर टू एक बार समझिएगा। देखो वो दे रखा है धर्मेंद्र कुड़ी, वो गलत है। मीना वाली बुक में और रेडी एंड रेडी बुक में 1 सेंटीमीटर सोइल का जो मास है वो 1.50 टन प्रति हेक्टेयर दे रखा है, जो गलत है। इसका जो एक्चुअल आंसर है वो 1 सेंटीमीटर पर हेक्टेयर सोइल का जो मास है वो 150 टन है। इसी के अकॉर्डिंग जब हम 15 सेंटीमीटर का निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 2.25 इंटू 10⁶ kg पर हेक्टेयर निकल के आएगा। आपने, मेरे को लगता है, ये पॉइंट्स लिखे होंगे, एक बार इनको समझना। चलो पहले एक बार लिख लो। 5 centimeter per hour rainfall considered severe rainfall. 5 mm rainfall in 1 hectare areas, 625 हॉर्स पावर। एक पॉइंट और लिख लो आप। rainfall intensity and soil loss exponential नेचर, ठीक है। एक बार ये पॉइंट्स लिखिए, फिर समझते हैं हम। 5 centimeter per hour rainfall considered severe rainfall. 5 mm rainfall in 1 hectare area 625 हॉर्स पावर के इक्वल होता है। इन 1 hectare bare soil soil loss 250 टन होता है। Slope percentage 4 times, velocity of water 2 times, erosive power 4 times, transport of soil 32 times, size of particle 64 times. Water erosion moist soil में ज्यादा होगा dry soil के कंपैरिजन में। Water erosion maximum silty soil में ज्यादा होगा। Rainfall intensity and soil loss exponential in nature, ठीक है। ये पॉइंट्स लिखे क्या आपने? चलिए, अब पहला पॉइंट है आपका 5 सेंटीमीटर पर हावर रेनफॉल कंसिडर्ड सीवियर रेनफॉल। यदि 1 घंटे में एक पर्टिकुलर रीजन में 5 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी तो उसे क्या कहा जाएगा? सीवियर रेनफॉल कहा जाएगा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट है 5 mm रेनफॉल इन 1 हेक्टेयर एरिया। यदि मान लीजिए एक पर्टिकुलर 1 हेक्टेयर एरिया में 5 mm पर हावर, इसको लिखना, 5 mm पर हावर रेनफॉल अगर 1 हेक्टेयर एरिया में होती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उसका जो बीटिंग एक्शन के द्वारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितने हॉर्स पावर के इक्वल होती है? 625 हॉर्स पावर के इक्वल होती है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है 1 हेक्टेयर बेयर सोइल लॉस अकर 250 टन। एक बेयर का मतलब क्या होता है? जहां पर वेजिटेशन नहीं होगा उस सोइल को हम क्या बोलेंगे? बेयर सोइल कहा जाएगा। तो बेयर सोइल के अंदर जो सोइल लॉस होता है वो कितना होता है? 250 टन होता है। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको याद रखना है, इसको समझना है। देखो, मान लीजिए पर्टिकुलर एरिया का अगर स्लोप 4 गुना बढ़ता है, टाइम्स का मतलब है हिंदी में गुना, क्या है? गुना। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर हमारी फ्लैट सोइल थी या फ्लैट टोपोग्राफी थी, लेकिन यहाँ आपका स्लोप जो है कितना परसेंट बढ़ा? 4 टाइम्स बढ़ा। कितना गुना बढ़ा? 4 गुना बढ़ा। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो कितना गुना बढ़ेगी? 2 टाइम्स। यानी जो पानी के जो बहाव की दर है वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? 2 गुना। जब वेलोसिटी ऑफ वाटर 2 टाइम्स बढ़ेगी तो इरोसिव पावर कितने गुना बढ़ेगी? 4 टाइम्स। ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सोइल कितना होगा? 32 टाइम्स। मतलब पहले मान लीजिए 1 गुना जो है, 2 चीजें और लिखो, उसके बाद में समझाता हूं इस वाले पॉइंट को। एक होता है आपका इरोडिबिलिटी,
और एक होता है इरोजिविटी। इरोडिबिलिटी का मतलब है ससेप्टिबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर इरोजन। ठीक है, एक इरोजिविटी है, कैपेसिटी ऑफ एनी एजेंट टू कॉज इरोजन। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को भी याद मत रखिए, पहले वाले को इसको एक बार समझना। वाटर इरोजन मोइस्ट सोइल में ज्यादा होता है ड्राई सोइल के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों कहा गया है कि मोइस्ट सोइल में ड्राई सोइल के कंपैरिजन में ज्यादा इरोजन होता है? इसका रीजन ये है कि अगर मान लीजिए ड्राई सोइल के अंदर रेनफॉल होगी तो जाहिर सी बात है पहले ये अपनी मॉइस्चर को क्या करेगा, होल्ड करेगा, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी सेचुरेशन कैपेसिटी तक होल्ड करेगा। लेकिन वहीं अगर दूसरी सोइल मॉइस्ट है तो जाहिर सी बात है वाटर जो है वो होल्ड नहीं होगा और रन ऑफ के रूप में क्या होगा, लॉसेस होगा। तो याद रखना है कि वाटर इरोजन के द्वारा कौन सी सोइल में ज्यादा नुकसान होता है, मॉइस्ट सोइल में। क्लियर है। थर्ड चीज की बात करें, वाटर इरोजन मैक्सिमम इन सिल्टी सोइल, यानी आपको किशन सर ने बताया होगा कि सोइल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स, सैंड सिल्ट क्ले होगा। ठीक है, सैंड के अंदर भी फाइनर मॉडरेट और 3-4 चीजें उन्होंने बताई होगी। तो याद रखना है कि क्ले की जो साइज होती है वो सबसे कम होती है, जबकि सैंड की साइज क्या होती है, बड़ी होती है। मॉडरेट कौन होता है, सिल्टी सोइल। अब क्या रीजन है कि वाटर के द्वारा जो है वो सबसे ज्यादा जो इरोजन है वो कौन सी सोइल में हो रहा है, सिल्टी में। इसका रीजन ये है कि मान लीजिए कि जैसे कि जब हम क्ले सोइल की बात करेंगे तो क्ले सोइल की कॉम्पैक्टनेस क्या होती है, ज्यादा होती है। पार्टिकल्स अगर पास पास होंगे तो उनकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है जब रेनड्रॉप अगर नीचे आएगा तो उसको कॉम्पैक्टनेस को ब्रेक करने के लिए उसे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। पहली चीज क्लियर है, क्लियर है नहीं है। मान लीजिए कि जैसे कि जब हम क्ले सोइल की बात करते हैं, क्ले सोइल के पार्टिकल्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, आपस में बाइंडिंग क्या रहते हैं, कॉम्पैक्टनेस क्या रहती है, ज्यादा रहती है। एक साइड है आपके सैंड वाले पार्टिकल्स, वो भी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर रेन ड्रॉप आएगा तो किसको इजीली ब्रेक कर पाएगा, क्ले वाले को या सैंडी को, सैंडी को कर पाएगा। क्लियर है। यानी इसका जो डिटेचमेंट है क्ले सोइल का वो क्या होता है, थोड़ा हार्ड है, लेकिन इसका ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, इजी होगा। समझ में आया ये चीज। लेकिन अगर हम सैंडी सोइल की बात करेंगे तो इसका डिटेचमेंट तो इजीली हो जाएगा वाटर के द्वारा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, थोड़ा हार्ड होगा। यानी इन दोनों के इंटरमीडिएट जो पार्टिकल की साइज होगी उसका डिटेचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, इजीली होगा। इस वजह से सिल्टी सोइल के अंदर क्या होता है, वाटर इरोजन मैक्सिमम होता है। इसके बाद है रेनफॉल इंटेंसिटी एंड सोइल लॉस एक्सपोनेंशियल इन नेचर। इसका मतलब है कि जैसे इंटेंसिटी ज्यादा होगी सोइल लॉस भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। इस नेचर को क्या कहा जाता है, एक्सपोनेंशियल नेचर कहा जाता है। दो इंपॉर्टेंट टर्म है, हमेशा याद रखना है, एक होता है इरोडिबिलिटी, एक होता है इरोजिविटी। इरोडिबिलिटी का मतलब क्या है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ सोइल फॉर इरोजन। किसी भी सोइल का इरोजन के प्रति जो ससेप्टिबिलिटी है कि वो इजीली क्या हो जाएगा, इरोज हो जाएगा, यानी इजीली उसका क्या हो जाएगा, लॉसेस हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, इरोडिबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है। जबकि इरोजिविटी का मतलब क्या है, कैपेसिटी ऑफ एनी एजेंट टू कॉज इरोजन। किसी भी कारक की वह क्षमता कि वो इरोजन को कॉज कर सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, इरोजिविटी। अगर मैं कहूं विंड और वाटर की क्या होगी, इरोजिविटी होगी या इरोडिबिलिटी होगी, तो क्या होगी, इरोजिविटी। जबकि सोइल की क्या होगी, इरोडिबिलिटी। ये चीज क्लियर है। अब एक आपको मैंने पॉइंट लिखाया कि किसी पर्टिकुलर स्थान का अगर स्लोप 4 टाइम्स इंक्रीज होता है, किसी पर्टिकुलर पैलेस का स्लोप कितने गुना ज्यादा होगा, 4 गुना अगर बढ़ता है, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर कितने टाइम्स बढ़ेगी, 2 टाइम्स। ठीक है भाई, स्लोप अगर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है वाटर फ्लो रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी। वो कितने टाइम्स बढ़ती है, 2 टाइम्स। इरोसिव पावर मींस वाटर की जो इरोजन कॉज करने की जो कैपेसिटी है वो भी क्या होगी, 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ सोइल, मान लीजिए पहले कम सोइल ट्रांसपोर्ट हो रहा था, लेकिन जब इरोसिव पावर 4 टाइम्स बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सोइल कितने टाइम्स इंक्रीज होता है, 32 टाइम्स। जब ट्रांसपोर्ट ऑफ सोइल 32 टाइम्स इंक्रीज होता है तो साइज ऑफ पार्टिकल्स, यानी पहले छोटे पार्टिकल्स आ रहे थे, लेकिन किसी सामान्य पार्टिकल के कंपैरिजन में 64 टाइम्स वाला पार्टिकल भी क्या चला जाएगा, उसके साथ इरोड हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, साइज ऑफ पार्टिकल्स। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इफ स्लोप परसेंटेज इंक्रीज 4 टाइम्स, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ वाटर। 2 गुना बढ़ेगी, 4 गुना बढ़ेगी, 6 गुना बढ़ेगी, 8 गुना बढ़ेगी, तो कितने गुना बढ़ेगी, 2 गुना। क्लियर है। अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर 2 टाइम्स इंक्रीज होता है तो इरोसिव पावर पर कितना इंपैक्ट आएगा, कितने टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स। अगर इरोसिव पावर 4 टाइम्स बढ़ती है तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सोइल कितना बढ़ेगा, 32 टाइम्स। साइज ऑफ पार्टिकल्स की लोडिंग कैपेसिटी कितना गुना बढ़ेगी, 64 टाइम्स।
याद रख लेना, जैसे कि हम सी की बात करते हैं, ठीक है, तो इसको कैसे भी ट्रिक बना के आपको याद रखना है, लेकिन याद रखना है SWE 242, मतलब अपने माइंड में इसको याद रखना है कि जैसे कि स्लोप 2 गुना बढ़ा तो वाटर की वेलोसिटी 4 गुना, फिर इरोसिव पावर 2 गुना, फिर बाद में तो 32 और 64। क्लियर है? आपको याद रखना है कैसे भी करके अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग और अपने माइंड सेट में इस चीज को याद रखना है, क्योंकि यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने अगर सही से इस क्वेश्चन को पढ़ा है तो वही ये क्वेश्चन जो है राइट कर पाएंगे, ठीक है। और पीसी के अंदर एक क्वेश्चन अगर आपका राइट होता है या डब्ल्यूओ के अंदर एक क्वेश्चन राइट होता है तो आपकी रैंक को जो है वो नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आया आपको? चलिए लिख लिए सब लोगों ने एक बार, ऑनलाइन वाले बच्चों चलिए लिखो लिखो, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिखिए, थोड़ा जल्दी लिखो यार। इरोजिविटी, देखो दो टर्म है, एक इरोजिविटी है, एक इरोडिबिलिटी है। इरोजिविटी का मतलब होता है किसी भी एजेंट की वह कैपेसिटी कि वो इरोजन को कोज कर सके, किसी भी एजेंट की वह कैपेसिटी जो इरोजन को कोज कर सके। इरोजन की डेफिनेशन में मैंने कहा था कि विंड और वाटर ऐसे एजेंट होते हैं जो कि इरोजन को कोज करने का काम करते हैं। तो यहां पर किसकी बात होगी? कैपेसिटी ऑफ एनी एजेंट टू कोज इरोजन, कोई भी उस कारक की क्षमता जो इरोजन को कर सकता है उसे क्या कहा जाएगा? इरोजिविटी। और जिसका इरोजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इरोडिबिलिटी। क्लियर है? सोइल की क्या होती है? इरोडिबिलिटी, जबकि विंड और वाटर का क्या होता है? इरोजिविटी। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अब एक इक्वेशन है जहां से हमेशा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बड़े ध्यान से उसको समझना है, ठीक है। दो साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने की एक जनरल क्राइटेरिया में अगर हम बात करें तो वाटर इरोजन होने से कितना लॉस होता है, उसके लिए एक इक्वेशन दिया है। उस इक्वेशन को हम समझते हैं, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन उसे कहा जाता है। यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। आपने सबने स्नैपचैट का नाम सुना है क्या? क्या होता है स्नैपचैट? हैं? विस्मयर एंड स्मिथ ने 1978 में दिया था, ठीक है। ए बराबर RKLSCP। देखो इसको आप समझिए पहले, स्नैपचैट चलाया आप लोगों ने? चलिए, एक लड़की है जिसका नाम है रामकली। क्या नाम है? रामकली, ठीक। वो क्या चलाती है? स्नैपचैट पर है। किस पर है? स्नैपचैट पर है। क्लियर है? चलिए, आर का मतलब क्या हो गया? राम। KL का मतलब हो गया कली। SC का मतलब हो गया स्नैप। C का मतलब चैट। T का मतलब पर। ये तो तुम्हें याद करवाने के लिए था, ठीक है। एक्चुअल में मीन क्या है? A का मतलब यहां पर है सॉइल लॉस टन पर एकड़ पर ईयर, ठीक है। कि 1 ईयर के अंदर कितना सॉइल लॉस होता है उसको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं? ऐसे। क्लियर है? फर्स्ट वर्ड है आपका R। R का मतलब है रेनफॉल फैक्टर, या इसे हम बोल सकते हैं रन ऑफ फैक्टर, ठीक है। उसके बाद K की बात करें तो इट इज द सॉइल इरोडिबिलिटी। सॉइल की क्या होती है हमेशा? सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। उसके बाद में अगला वर्ड है L। L का मतलब लेंथ ऑफ स्लोप, ठीक है। उसके बाद में S यानी स्टिफनेस, या इसे कहा जाता है ग्रेडियंट ऑफ स्लोप, ठीक है। C का मतलब हो जाएगा कवर एंड मैनेजमेंट फैक्टर, कवर एंड मैनेजमेंट फैक्टर। और लास्ट में आपका P कंट्रोल फैक्टर। ये इस इक्वेशन के अंदर जो पॉइंट्स है उनका मतलब है, एक बार समझिए। एक इक्वेशन है जिसका नाम है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन किस इरोजन से संबंधित है? विंड से या वाटर से? तो याद रखना है किससे है ये? वाटर इरोजन से। किस साइंटिस्ट ने दिया? विस्मेयर और स्मिथ 1978 के अंदर इन्होंने ये इक्वेशन दिया है। इक्वेशन पूछा जा सकता है कि कौन सी इक्वेशन है?
ए बराबर आर के एल एस सी पी। क्लियर है? उसके बाद ए का मतलब है सोइल लॉस टन पर एकड़ पर ईयर। याद रखना है किसमें है? टन पर एकड़ पर ईयर में। यहां पर हेक्टेयर मेंशन नहीं है, क्या है यहाँ पर? एकड़ है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आर की मैं बात करूं तो आर का मतलब क्या है? रेनफॉल फैक्टर या रन ऑफ फैक्टर। क्लियर है? के का मतलब है सोइल इरोडेबिलिटी फैक्टर, एल का मतलब है लेंथ ऑफ स्लोप, एस का मतलब है स्टिफनेस और ग्रेडियंट ऑफ स्लोप, ठीक है, और सी का मतलब है कवर एंड मैनेजमेंट फैक्टर, और पी का मतलब है कंट्रोल प्रैक्टिसेस हम इसको बोल सकते हैं, या फिर कंट्रोल फैक्टर इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, इरोजन कंट्रोल फैक्टर बोल सकते हैं, कुछ भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। अब यहां समझने की बात क्या है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रेनफॉल फैक्टर या रन ऑफ फैक्टर को कैसे काउंट करें। इसको काउंट करने का तरीका ये है कि फील्ड के अंदर 30 मिनट के अंदर कितना रन ऑफ हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेनफॉल फैक्टर या रन ऑफ फैक्टर कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन में जब रेनफॉल फैक्टर या रन ऑफ फैक्टर की बात करते हैं तो कितना ड्यूरेशन कंसीडर किया जाता है। तो याद रखना है कितना ड्यूरेशन? 30 मिनट। ये चीज क्लियर हुई? उसके बाद में है सोइल इरोडेबिलिटी फैक्टर, इसको अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। लेंथ ऑफ स्लोप जो है वो कितना होना चाहिए, याद रखना है किसी भी फील्ड की 22 मीटर अगर लेंथ है तो उसे कंसीडर किया जाता है किसमें? लेंथ ऑफ स्लोप के अंदर। स्टीपनेस और ग्रेडियंट ऑफ स्लोप की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना है 9% जो है स्टीपनेस या स्लोपनेस जो है, इस इक्वेशन के द्वारा सोइल लॉस को काउंट करने के लिए इन चीजों को यूज किया जाता है। ये चीज क्लियर है? इसके बाद में हम दो चीजों की और बात कर लेते हैं। के का मतलब क्या बताया था? सोइल इरोडेबिलिटी फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि सोइल जो है उसका कितना इरोजन होता है, ये क्या है? इसका सोइल इरोडेबिलिटी फैक्टर है। इसकी रेंज आपसे पूछी जा सकती है 0 से 0.6 के बीच में होती है। कितनी होती है? 0 से 0.6 के बीच में होती है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किसकी वैल्यू कम होती है और किसकी वैल्यू ज्यादा होती है। 0 जो वैल्यू होती है वो ऐसी सोइल की होती है जिनकी हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट होती है। क्या होती है? हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट। और कौन सी सोइल की हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट होती है? सैंडी की, क्ले की या सिल्ट की? तो याद रखना है कौन सी सोइल की होती है? सैंडी सोइल की। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैंडी सोइल के लिए सोइल इरोडेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? तो कितनी होती है? 0। मॉडरेट की अगर हम बात करें तो 0.2 से 0.3 होती है। ये मॉडरेटली इन्फिल्ट्रेट सोइल की होती है, जिसके अंदर हमारी जो सिल्टी या मॉडरेट टेक्सचर वाली जो सोइल होती है वो आ जाएगी सिल्टी सोइल। ठीक है, और 0.3 या इससे ज्यादा जो है वो कौन सी सोइल की होती है? लो इन्फिल्ट्रेट सोइल, यानी क्ले सोइल की होती है। ये चीज क्लियर है क्या? सोइल इरोडेबिलिटी फैक्टर की रेंज कितनी होती है? 0 से 0.6 होती है। किसकी लो होती है? जिसकी इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है? ज्यादा होती है। किसकी मॉडरेट होती है? सिल्टी सोइल की। कितनी होती है? 0.2 से 0.3 होती है। किसकी हाईएस्ट होती है? जहां पर लो इन्फिल्ट्रेशन रेट होती है। किसकी होती है? क्ले सोइल की। ये चीज क्लियर है? इसके अलावा एक और फैक्टर मैंने आपको लिखाया था सी, यानी कवर एंड मैनेजमेंट फैक्टर। कवर एंड मैनेजमेंट फैक्टर। कवर एंड मैनेजमेंट फैक्टर का मतलब यह है कि आपकी सोइल यदि बेयर सोइल होगी तो जाहिर सी बात है सोइल लॉस ज्यादा होगा या नहीं होगा? ज्यादा होगा। अगर प्योरली अगर पूरी तरीके से वेजिटेशन के द्वारा कवर्ड है तो सोइल लॉस क्या होगा? कम होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बेयर सोइल के लिए जो है सोइल और कवर मैनेजमेंट फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? तो बेयर सोइल के लिए होती है 1, जबकि फुल्ली वेजिटेटिव सरफेस जो होती है, फुल्ली वेजिटेटिव सरफेस के लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो 0.1 होती है। ये चीज समझ में आई क्या? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा रटने वाली चीज है, लेकिन हमें याद रखना है कि यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन का यूज किसमें किया जाता है कि 1 ईयर के अंदर 1 एकड़ सोइल से कितना सोइल लॉस होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको ज्ञात करने के लिए जिस इक्वेशन को फॉलो करते हैं उसका नाम क्या है? यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन है। किन साइंटिस्ट ने दिया? विशमेयर और स्मिथ ने दिया। कब दिया? 1978 में दिया। क्या है? ए बराबर आर के एल एस सी पी, जो भी तुम्हें याद रहे। ए का मतलब क्या होता है? सोइल लॉस। किसमें है? टन है, फिर क्या है? एकड़ है, फिर क्या है? पर ईयर है। आर का मतलब क्या है? रेनफॉल फैक्टर या रन ऑफ फैक्टर है। कितने मिनट में कंसिडर किया जाता है? 30 मिनट। के का मतलब क्या है? सोइल इरोडेबिलिटी फैक्टर। एल का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ स्लोप, जो कितने मीटर? 22 मीटर। एस का मतलब क्या है? स्टिफनेस या ग्रेडियंट ऑफ स्लोप 9%। कवर एंड मैनेजमेंट फैक्टर की वैल्यू एक किसके लिए होगी?
जो कि जहां पर बेयर सोइल के लिए होगी, और 0.1 किसके लिए होगी, फुल्ली के लिए। पी का मतलब क्या है, कंट्रोल फैक्टर या कंट्रोल प्रैक्टिस, यहां पर हम बोल सकते हैं इसको कंट्रोल प्रैक्टिस। ठीक है, इसके बाद में हमने बात किया कि सोइल इरोडिबिलिटी जो है, सोइल इरोडिबिलिटी फैक्टर जो है जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं, उसकी रेंज कितनी होती है, 0 से 0.6 होती है। 0 किसके लिए होगी, जिसके अंदर हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट होगा। 0.2 से 0.3 मॉडरेट के लिए, 0.3 या इससे ज्यादा लो इन्फिल्ट्रेशन सोइल के लिए। कवर एंड मैनेजमेंट फैक्टर की बात करते हैं तो बेयर सोइल के लिए 1 और फुल्ली वेजिटेटिव सरफेस के लिए 0.1। क्लियर है क्या, एक बार लिखिए। क्या सही, कवर एंड मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो सोइल सरफेस है वो किसके द्वारा कवर है। यदि अगर बेयर सोइल है तो उसके लिए जो एक इंडिकेशन साइंटिस्टों ने दिया है कि कवर एंड मैनेजमेंट फैक्टर के अंदर अगर बेयर सोइल है, यानी सोइल हमारी कवर्ड नहीं है, तो जाहिर सी बात है वहां पर सोइल जो वाटर इरोजन होगा उसके द्वारा सोइल लॉस ज्यादा होगा और उसकी वैल्यू 1 मानी जाती है। फुल्ली वेजिटेटिव अगर कवर्ड है तो वहां पर सोइल लॉस कम होगा और उसकी वैल्यू जो है 0.1 मानी जाती है। क्या हुआ, शायरी या चाय, बेयर सोइल का मतलब ये होता है कि जो आपकी बैरन होती है, ठीक है, अनुपजाऊ जो सोइल होती है जहां पर हम कोई कल्टीवेशन नहीं करते, कोई वेजिटेशन नहीं पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं बेयर सोइल। स्टिफनेस ऑलवेज 9 होगा क्या, ये एक आइडियल कंडीशन है। इस आइडियल कंडीशन के अंदर ही सोइल लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखना। नेक्स्ट स्लाइड, कोई ना कोई, लिखो लिखो आराम से, समय की बड़ी महत्वता है। क्या स्पीड, समझ नहीं पाए, बोलो। थोड़ा जल्दी लिखो यार। शायरी कौन सी, तुम यार डिमांड थोड़ी अलग करते हो। डिमांड और सप्लाई में क्या रिलेशन होता है? हा? किसी भी चीज की अगर डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई पे क्या अफेक्ट आता है? सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड कम होती है और डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई, उल्टा बोल दिया। स्टीपनेस का मतलब होता है जो स्लोप है उसे हम बोलते हैं स्टीपनेस। ठीक है, कि ढलान कितना है। ग्रेडियंट का मतलब होता है अंतर, मतलब फ्लैट सॉइल और जो ढलान वाली सॉइल है उनमें अंतर कितना होता है, उसे स्टीपनेस बोलते हैं। चलिए ये और लिख लीजिए एक बार। कोई महान शख्सियत हुई है, उन्होंने कहा है कि न तीर है न तलवार है,
न तीर है न तलवार है, समय की अपनी धार है। न तीर है न तलवार है, समय की अपनी धार है, और हुनर हो जिसमें चलने का, हुनर हो जिसमें चलने का, उसी का ये संसार है, उसी का ये संसार है। कल पेपर है तो शायरी थोड़ा मोटिवेशनल हो गया। अरे सुना दी ना भाई, जल्दी लिखो ये है, अलग वाली सुना है। चलो पहले ये लिखो, अगर तुम 20 सेकंड के अंदर अगर इसको लिख लेते हो तो नई शायरी सुनाई जाएगी। एस के चौधरी लिख लिया, चलो बस 1 मिनट हो फिर कवर करते हैं। चलो लिख लिया, अरे लिखो यार। यार एक चीज और लिख लेना आप, कल अपन ने जो एंटी ट्रांसपेरेंट लिखे थे ना, एंटी ट्रांसपेरेंट लिखे थे ना, उसमें थिन लेयर वाले बनाने में हमने हेक्साडिकानोल का नाम लिखा था केवल एक, है ना, हेक्साडिकानोल। थिन लेयर फॉर्मिंग में हेक्साडिकानोल लिखा था, उसमें 2 और लिख लो, पेक्लाब्यूट्राजोल, पेक्लाब्यूट्राजोल, और एक लिख लेना सेलाइट अल्कोहल, पेक्लाब्यूट्राजोल और सेलाइट अल्कोहल, थिन फिल्म फॉर्मिंग, थिन फिल्म फॉर्मिंग में कल हमने एंटी ट्रांसपेरेंट पढ़ा था, उसके अंदर हमने कहा था फिल्म फॉर्मिंग नेचर के 2 होते हैं, एक थिन बनाते हैं, एक थिक बनाते हैं। थिन बनाने वाले में हमने केवल हेक्साडिकानोल का नाम लिखा था, उसमें 2 केमिकल्स और मेंशन कर लीजिए, पेक्लाब्यूट्राजोल और सेलाइट अल्कोहल, ठीक है, पेक्लाब्यूट्राजोल और सेलाइट अल्कोहल। लिख लिया क्या ये? चलिए लिखो जल्दी। चलिए अब हम सेकंड इरोजन की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं विंड इरोजन। विंड इरोजन, देखो विंड इरोजन की बात करें तो डिटेचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम देयर मदर पार्टिकल्स एजेंट कॉज्ड बाय द विंड इज नोन एज अ विंड इरोजन। डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से वाटर इरोजन के अंदर हमने कहा था, कितनी स्टेप्स हमने बात करी, 6-7 स्टेप्स की बात करी, उसके अंदर फर्स्ट स्टेज कौन सी थी? स्प्लाश इरोजन थी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विंड इरोजन की फर्स्ट स्टेज कौन सी है, तो याद रखना है साल्टेशन। कौन सी है? साल्टेशन। साल्टेशन के अंदर जो है 2-3 चीजें आपको याद रखना है कि यहां पर पार्टिकल की साइज जो है, पार्टिकल साइज जो है 0.1 से 0.5 mm होती है, ठीक है। सोइल लॉस जो विंड इरोजन के द्वारा होता है, टोटल सोइल लॉस बाय विंड इरोजन का कितना परसेंट? 50 to 70%। किसके द्वारा कवर किया जाता है? आपके साल्टेशन के द्वारा। साल्टेशन में क्या होता है, जैसे ही विंड एक्शन होगा तो उसकी वजह से सोइल के पार्टिकल्स क्या करेंगे? जंपिंग एक्शन करेंगे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? साल्टेशन कहा जाता है। सेकंड जो है इसमें सरफेस क्रीप होता है, सरफेस क्रीप। सेकंड स्टेज कौन सी है? सरफेस क्रीप। ये कौन सी है इसकी?
फर्स्ट स्टेज ऑफ विंड इरोजन। अलग अलग बुक में अलग अलग मेंशन किया गया है, लेकिन आपको याद रखना है साल्टेशन इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द विंड इरोजन। ठीक है, सरफेस क्रीप की बात करें तो ये सेकंड स्टेज हो जाएगी, सेकंड स्टेज ऑफ विंड इरोजन। यहां पर पार्टिकल की जो साइज है वो याद रखना है 0.5 mm से ज्यादा होती है, बट लेस देन या 3 mm तक जो है ये जाती है। ठीक है, परसेंट सोइल लॉस की बात करें ऑफ विंड इरोजन का 5 to 25%। रोलिंग एक्शन एक बार आप लिखिए, उसके बाद समझते हैं इसको, है ना। सरफेस क्रीप, ठीक है। थर्ड जो है आपका सस्पेंशन है। ठीक है, सस्पेंशन में थर्ड स्टेज हो जाएगी पार्टिकल साइज लेस देन 0.1 mm, soil dust particles, blowing in wind या blowing की जगह हम लिख सकते हैं floating in wind, और परसेंट soil loss by wind erosion का केवल 3 to 4% कवर करता है। ठीक है, देखो पहला लिख लिया, एक बार अपन समझते हैं उसको। विंड इरोजन की जब हम बात करते हैं तो डिटेचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन ऑफ सोइल पार्टिकल्स फ्रॉम देयर मदर पार्टिकल्स एजेंट कोज्ड बाय द विंड इज नोन एज अ विंड इरोजन। इसकी कितनी स्टेप है? 3। फर्स्ट कौन सी है? साल्टेशन। साल्टेशन इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द विंड इरोजन। क्लियर हुआ? पार्टिकल साइज कितनी होती है? 0.1 से 0.5 mm। टोटल सोइल लॉस बाय विंड इरोजन का कितना परसेंट? 50 to 70%। किसमें? आपके साल्टेशन के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है, यहां पर सोइल पार्टिकल्स का क्या होता है? जंपिंग एक्शन होता है। जंपिंग एक्शन इट इज द सिमिलर लाइक द स्प्लैश इरोजन। जिस तरीके से स्प्लैश इरोजन में रेन ड्रॉप का बीटिंग एक्शन होता था और वहां पर सोइल के जो पार्टिकल्स होते थे वो जंप करते थे, उसी तरीके से विंड इरोजन में जो विंड की वेलोसिटी के द्वारा सोइल के पार्टिकल्स जो होते हैं वो जंप करते हैं, और इसे क्या कहा जाता है? साल्टेशन कहा जाता है। क्लियर हुआ? सेकंड है आपका सरफेस क्रीप। सरफेस क्रीप का मतलब क्या है कि साइज जो है वो बड़ी होगी। साइज जब बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है उनको जंप करने में थोड़ा वेलोसिटी ज्यादा चाहिए होगा, तो वो क्या करेंगे? पास में रोलिंग करेंगे। जिस तरीके से आपने रोलर सुना होगा गांव में, जब रोड बनता है तो रोलर चलता है, ठीक है, तो क्या करता है? बड़े धीरे धीरे चलता है, रेंगते हुए चलता है। इसी तरीके से का मतलब होता है सरफेस क्रीप, सतह पर रेंगना। इसका मतलब है सेकंड स्टेज ऑफ विंड इरोजन, पार्टिकल साइज जो है मोर देन 0.5 mm टू 3 mm। उसके बाद में है परसेंट सोइल लॉस विंड इरोजन कितना होता है? 5 to 25%। रोलिंग एक्शन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है कि किस विंड इरोजन के टाइप में रोलिंग एक्शन होता है। तो किस में होता है रोलिंग एक्शन? आपके सरफेस क्रीप में। ये चीज क्लियर है? यहां तक आपने लिख भी लिया होगा। लास्ट जो है इसमें बाकी है आपके सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब आपने निलंबन सुना होगा कि जब सॉल्यूशन सही से नहीं बनता है, यानी हेट्रोजीनियस जब सॉल्यूशन बनता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशन कहा जाता है। ठीक है, सस्पेंशन पार्टिकल साइज कितनी होती है? लेस देन 0.1 mm होता है। सोइल डस्ट पार्टिकल फ्लोटिंग इन विंड, यानी जो सोइल के छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो विंड में क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, उसमें तैरते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। परसेंट सोइल लॉस बाय विंड इरोजन कितना होता है? 3 to 4%। ये चीज आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अधिकतर जो कंफ्यूजन होता है वो 2-3 चीजों में होता है कि कितना परसेंट किसमें था, कितनी पार्टिकल साइज किसमें थी। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट चीज याद रखना है साल्टेशन। साल्टेशन के अंदर पार्टिकल साइज 0.1 से 0.5, जंपिंग एक्शन होगा, फर्स्ट स्टेज है, 50 to 70% कवर करती है। सेकंड है आपका सरफेस क्रीप, यानी सतह पर रेंगेंगे, यानी रोलिंग एक्शन होगा, केवल कितना? 5 to 25%, पार्टिकल साइज 0.5 से ज्यादा और 3 mm तक।
थर्ड है आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन इंडिकेट कर रहा है भाई पार्टिकल साइज क्या है, छोटी है, कितने से कम है, 0.1 mm से कम है। सोइल के जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे जिनकी साइज कम होगी वो विंड में क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। और परसेंट सोइल लॉस विंड इरोजन के द्वारा कितना होता है, 3 to 4% होता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं राजस्थान के किस पार्ट में जो है सबसे ज्यादा विंड इरोजन होता है, तो किसमें होता है, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर। आज का क्वेश्चन एक बार आप लिखो, क्वेश्चन आएगा। और भी जिसने बाकी है वो लिखिए। हाँ, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए वैसे जैसलमेर है, अगर सिंपली पूछा जाए तो याद रखना। लिख लिया क्या ये, लिखो जल्दी। हैं, छाप लिया, कल तैयार है ना, बढ़िया क्वेश्चन पेपर है ना, वर्ड्स पे ध्यान देना। यार तुम्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है, सब याद रखना है। सबसे फर्स्ट स्टेज जो है साल्टेशन जो है वो विंड इरोजन की फर्स्ट स्टेज होती है। ये चीज लिखा क्या, चलिए। इसकी तरह ही जिस तरीके से अभी हमने बात किया था वाटर इरोजन के अंदर एक इक्वेशन थी जिसे हमने क्या बोला, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन कहा। किसने दिया था, विशमेयर और स्मिथ ने दिया था 1978 में। क्या थी, ए बराबर RKLS CP। इसी तरीके से जो विंड लॉस है उसको भी एक इक्वेशन के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, सोइल लॉस बाय विंड इरोजन। सोइल लॉस बाय विंड इरोजन। इसके अंदर याद रखना है E बराबर ICKLB। E जो है सोइल लॉस बाय विंड इरोजन, ठीक है, इन टन प्रति हेक्टेयर पर ईयर। याद रखना है वाटर इरोजन के यहां पर क्या था, एकड़ था, लेकिन विंड इरोजन में क्या है, हेक्टेयर है, ठीक है। आई का मतलब हो जाएगा सोइल फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर, और रफनेस फैक्टर। सोइल लॉस बाय विंड इरोजन जो है इक्वेशन का नाम है E बराबर ICKLB, ठीक है। पहले ये अलग हुआ करती थी लेकिन अभी मॉडिफिकेशन हो चुका है। इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस की जो टेक्स्ट बुक आती है, जो हमारी फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस है या इंट्रोडक्शन टू सॉइल साइंस है, उसके अंदर इस इक्वेशन को ICKLB लिखा गया है, ठीक है। पहले था IRKFC, व्हाट आर यू डूइंग ब्रदर, मतलब ये इक्वेशन हुआ करती थी लेकिन आजकल इसको हटा दिया गया है। अभी नई इक्वेशन है ICKLB, ठीक है। ई का मतलब है सोइल लॉस बाय विंड इरोजन टन पर हेक्टेयर पर ईयर। आई का मतलब है सोइल इरोडिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। उस इक्वेशन में अलग था, यहां पर अलग है, ठीक है। सी यानी क्लाइमेटिक फैक्टर, के मतलब रफनेस फैक्टर, एल मतलब लेंथ ऑफ इरोडिंग फील्ड, और वी का मतलब वेजिटेशन। यहां पर एक दो चीजें आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि रफनेस क्या होता है। रफनेस का मतलब जो होता है कि सोइल के ऊपर जो उसकी टोपोग्राफी कैसी है, उसकी टोपोग्राफी कैसी है, उसके अंदर डिप्रेसेशन कैसे हैं, मतलब क्या क्या बैरियर है, उसे कहा जाता है रफनेस फैक्टर, ठीक है। आप ऐसा कीजिएगा, एक बार केवल वाटर इरोजन वाली इक्वेशन को याद करो एक वीक में, दूसरे वीक में किसको याद करो, इसको याद रखो। रोजाना एक एक चीज का मतलब याद रखो तो आपको 7 दिन के अंदर ये इक्वेशन याद हो जाएगी। लक्ष्य इसकी कोई ट्रिक तो नहीं है। और साथ में मेरा एक और आपको सजेशन रहेगा, हमारे एग्रोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन से हर बार एग्जाम के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं, पहली चीज तो हम उस पोर्शन को लास्ट में कवर करेंगे।
लेकिन आप डिपेंडेंसी मत रखिएगा। अभी से जो है रोजाना एक एक क्रॉप को, जैसे पहले सीरियल्स क्रॉप को पढ़ो, राइस को पढ़ो, फिर वीट को पढ़ो, धीरे धीरे अपने स्तर पे भी उसको कवर करते हुए चलना, ठीक है। अपन तो कवर करवाएंगे से, लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होगा उस चीज को साथ में करोगे। एक बार इसको लिखो, लिख लिया क्या? आज वाला भी आएगा, आज वाला नहीं आएगा, ठीक है, कोई ना, आज वाला नहीं आएगा, कल तक का आएगा, ठीक है। लिखा ये? चलिए, इसके बाद में कुछ डाटा की हम बात कर लेते हैं। अब तक हमने जो है इरोजन पढ़ लिया, वाटर इरोजन पढ़ लिया, विंड इरोजन पढ़ लिया। कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो आपको याद रखना है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? ज्योग्राफिकल एरिया 328.9 या 0.7 मिलियन हेक्टेयर है। 0.9 0.7 कर लो, 328.7 या 0.9 एक ही बात है, ठीक है। इस एरिया का कितना कल्टिवेटेड एरिया था? 143.8 मिलियन हेक्टेयर था। यहां तक क्लियर है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इस एरिया का कितना एरिया जो है वर्तमान में सोइल डिग्रेडेशन हो रहा है। कितने एरिया का सोइल डिग्रेडेशन हो रहा है? डिग्रेडेशन का मतलब है कि सोइल की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल क्वालिटी जो है वो क्या हो रही है? खराब हो रही है, या उसका लॉसेस हो रहा है। वो किसमें आता है? आपके सोइल डिग्रेडेशन में आता है। क्लियर है? तो याद रखना है, सोइल डिग्रेडेशन का जो एरिया है वो 187.7 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। इसका अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहला आता है आपका वाटर इरोजन। क्या आता है? वाटर इरोजन, जो कि लगभग 148.8 मिलियन हेक्टेयर एरिया को कवर करता है। ये कहां की बात हो रही है? इंडिया की, ठीक। उसके बाद में अगर मैं बात करूं विंड इरोजन के बारे में, तो विंड इरोजन कवर करता है आपके 13.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया को अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर हम बात करें केमिकल डिग्रेडेशन की, तेरह पॉइंट 8 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। फिजिकल डिग्रेडेशन की बात करें तो याद रखना है 11.6 मिलियन, ठीक है। 148.8 और 13.5 को जोड़िए, कितना आता है? 148.8 और 13.5 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आता है? 8 5 13 का 3, 80 का 1, 8 1 9, 9 3 12 का 2, 80 का 1, 162.3। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एक बार वो समझ लीजिए, उसके बाद में इसको लिखना। देखो, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होंगे। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, तो वो आप सब राइट कर दोगे, ठीक है। सोइल डिग्रेडेशन का एरिया कितना है? 187.7 मिलियन हेक्टेयर, ये चीज क्लियर है। इसके बाद में सोइल डिग्रेडेशन के अंदर पहली चीज है वाटर इरोजन, कि इंडिया के अंदर कितना एरिया है जो कि किसके द्वारा प्रभावित है? वाटर इरोजन के द्वारा। कितना है? 148.8 मिलियन हेक्टेयर, ये चीज याद हो जाएगी। सेकंड है कि विंड इरोजन के द्वारा कितना एरिया अफेक्टेड है? 13.5 मिलियन हेक्टेयर। अगर आपसे पूछा जाए कि विंड और वाटर दोनों के द्वारा कितना एरिया अफेक्टेड है? 162.3 मिलियन हेक्टेयर। केमिकल डिग्रेडेशन के द्वारा कितना अफेक्ट होता है? 13.8 मिलियन हेक्टेयर। और फिजिकल डिग्रेडेशन के द्वारा कितना है? 11.6 मिलियन हेक्टेयर। ये चीज याद रहेगी। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा या इसको याद कैसे करें? याद करने का एक छोटा सा तरीका आप यूज कर सकते हो। पहली चीज आपको वाटर इरोजन याद रखना है कि कितना होता है? 148.8 मिलियन होता है। क्लियर हुआ? अब आपने सुना होगा कि 13 जो वर्ल्ड कप होगा, मतलब 13 वर्ल्ड कप, मतलब वर्ल्ड कप अब तक कितने हो चुके हैं? 12 हो चुके हैं। 13वां जो वर्ल्ड कप होगा, कब होगा 13वां वर्ल्ड कप? अक्टूबर में होगा, ठीक है। 13 का मतलब क्या होता है? 13 ही होता है क्या? ठीक है। W का मतलब 5, जैसे हम 5 की स्पेलिंग लिखते हैं तो क्या आता है? V आता है। V को हमें क्या बनाना है? W बनाना है। 13 5, और इसमें से अगर एक
13 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके 8 आएगा। 13.5 किसका हो जाएगा विंड का। सी का मतलब क्या हो जाएगा 13.8। ठीक है। फिजिक्स की जो क्लास होती है, जब मैराथन क्लास फिजिक्स की लगती है यहाँ पर रॉयल इंस्टीट्यूट में, तो सुबह 11 बजे क्लास स्टार्ट होती है और शाम को 6 बजे खत्म होती है। कितनी बजे खत्म होती है शाम को 6 बजे। कितनी बजे स्टार्ट होती है 11 बजे। तो याद रखना है 11.6 किसका है फिजिकल डिग्रेडेशन का है। ये चीज आपको याद रखना है। सोइल डिग्रेडेशन का कितना एरिया है 187.7 मिलियन हेक्टेयर। वाटर का आपको याद रखना है 148.8 मिलियन हेक्टेयर। फिर हमें कौन से वर्ल्ड कप की बात करनी है 13वें वर्ल्ड कप की बात करनी है। ठीक है। तो वर्ल्ड कप W यानी 5 की स्पेलिंग में क्या आता है V आता है। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा W। यानी 13.5 किसका है आपके विंड का है, जबकि 13.8 किसका है केमिकल का। फिजिक्स का जब मैराथन चलता है तो कितने बजे क्लास स्टार्ट होती है 11 बजे और कितने बजे खत्म होती है शाम के 6 बजे। 11.6 किसका है फिजिकल डिग्रेडेशन का। एक बार इसको लिख लीजिए। या इसको एक मिनट रुको, दो चीज और समझा देते हैं उसके बाद में लिखना। दो चीज और समझ लीजिए। आपने एक वर्ड सुना होगा परमिजिबल रेट। परमिजिबल रेट ऑफ सॉइल इरोजन। देखो परमिजिबल रेट का मतलब परमिस मतलब परमिशन देना, यानी अगर इतना सोइल लॉस होगा तो ये तो परमिजिबल है। ठीक है, यानी ज्यादा हानिकारक नहीं है। तो इंडिया के अंदर जो परमिजिबल रेट ऑफ सोइल इरोजन है वो कितनी है 11 टन प्रति हेक्टेयर पर ईयर है। ठीक है। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम पे जो सोइल इरोजन हो रहा है वो हो रहा है आपका 16.35 टन प्रति हेक्टेयर पर ईयर। क्लियर हुआ। अगर मैं बात करूं पूरी इंडिया की, ये तो कहां पर है 1 हेक्टेयर पर है। अगर मैं पूरी इंडिया की बात करूं तो इंडिया में कितना होगा, तो जाहिर सी बात है 16.35 इंटू 328.7 मिलियन हेक्टेयर। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपके 5390 मिलियन हेक्टेयर टन। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। और एप्रोक्स इसको जो है वो 6000 टन माना जाता है, 6000 मिलियन हेक्टेयर टन माना जाता है। परमिजिबल रेट ऑफ सोइल इरोजन कितनी है 11.2 टन प्रति हेक्टेयर पर ईयर है। यानी 1 ईयर में 1 हेक्टेयर से कितना सोइल लॉस हो 11.2 टन सोइल लॉस हो तो इसे जो है परमिजिबल माना जाता है, कोई हानिकारक नहीं होगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे इंडिया में अगर हम देखें तो कितना है 16.35 टन प्रति हेक्टेयर पर ईयर है। यानी 1 हेक्टेयर फील्ड में 1 ईयर के अंदर कितना लॉस हो रहा है 16.35 टन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा 16.35 इंटू 328.7 मिलियन हेक्टेयर। 5390 तो लिखा है ना, 5375 है अप्रोक्स। आप 5390 ही है वैसे, आपकी भी बात मान लेते हैं। कितना लिखें 5375। ठीक है, मिलियन हेक्टेयर टन। और अगर ऑप्शन में 5375 नहीं हो और 6000 मिलियन टन हो, ये भी आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, एक बार लिख लीजिए इसको। वो पीछे वाला फॉर्मूला किसने दिया था, विंड इरोजन वाली जो इक्वेशन है वो कहीं मेंशन नहीं है कि किस साइंटिस्ट ने दी थी। ठीक है, हाँ लिखो भाई, बातें मत करो यार। लिख लिया, लिखो लिखो आराम से। नीचे एक और पॉइंट लिख लेना, एनपीके लॉसेस पर ईयर पर हेक्टेयर 5.53 टन। एनपीके लॉसेस पर ईयर पर हेक्टेयर 5.53 टन।
या ऐसे भी लिख सकते हो कि एनपीके लॉसेस 5.53 टन प्रति हेक्टेयर पर ईयर। $5.53 टन, मतलब इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो ये लिख दो या फिर सिंपल में ऐसे लिखो एनपीके लॉसेस, ठीक है, 5.53 टन पर हेक्टेयर पर ईयर, ठीक है। 1 ईयर में 1 हेक्टेयर से कितना एनपीके लॉसेस होता है? 5.53 टन। आज का क्वेश्चन ये है कि सुसाइडल जर्मिनेशन जो है, नाम सुना होगा सुसाइडल जर्मिनेशन, वो कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है और किस वीड से रिलेटेड है? वेरी गुड, स्ट्राइगा तो वीड हो गया, क्रॉप कौन सी है? हैं बताओ, सुसाइडल जर्मिनेशन क्यों कहा जाता है स्ट्राइगा को? पता है किसी को? ऑनलाइन वाले बच्चों, चलो। यस यस यस, बिल्कुल, वेरी गुड। एक बार हम समझते हैं उसको, लिख लिया। ये ज्वार क्रॉप नहीं है यार इसके, कॉटन, वेरी गुड, कॉटन से। अभी हम बात करते हैं ये सुसाइडल जर्मिनेशन क्या होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे सोइल कंजर्वेशन, मतलब नेक्स्ट डे मंडे सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है, जिसके अंदर हम लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, एग्रोनॉमिक मेजर्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन की बात करेंगे, मैकेनिकल मेजर्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन की बात करेंगे, फिर आपका ड्राई लैंड एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा। फिर वाटरशेड मैनेजमेंट हम अलग से स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा। लिख लिया? जो भी हमारे रॉयल के नोट्स हैं जो आप सभी के पास होंगे, ठीक है, उनमें से भी अगर मान लीजिए जो चीज़ हम नहीं लिखा पा रहे हैं, अगर वहाँ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है तो आप उसको भी आप लिख लीजिएगा साथ में, ठीक है, मतलब जो भी बुकलेट्स हैं उसमें से। लिख लिया क्या? चलिए, लिख लिया भाई सबने पीछे? चलिए, आज का क्वेश्चन है सुसाइडल जर्मिनेशन क्या होता है। सुसाइडल जर्मिनेशन, देखो सुसाइडल जर्मिनेशन जो है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्रॉप यानी किस क्रॉप से रिलेटेड है, तो याद रखना है कॉटन से, ठीक है। या अगर आपसे पूछा जाए किस वीड से रिलेटेड है, तो स्ट्राइगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। यदि मैं बात करूं स्ट्राइगा की, जैसा कि आप सभी ने ग्रेजुएशन किया है तो पता होगा कि स्ट्राइगा जो है किस नेचर का होता है? पैरासाइटिक नेचर का होता है। और पैरासाइट में भी किस नेचर का होता है? किस नेचर का होता है? सेमी रूट पैरासाइट होता है। कौन सा होता है? सेमी रूट पैरासाइट होता है। कौन होता है? स्ट्राइगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं रूखड़ी। क्लियर हुआ? अब ये दोनों किस तरीके से रिलेटेड है सुसाइडल जर्मिनेशन के लिए, इसको समझने से पहले हमें यह भी पता है कि स्ट्राइगा हमेशा जो है कौन सी क्रॉप प्लांट्स के अंदर जो है वो सेमी रूट पैरासाइट करता है? C4। C4 क्या होते हैं कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है कितने कार्बन का होगा? 4 कार्बन। 4 कार्बन का जिसे हम बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, ठीक है। जबकि C3 प्लांट्स क्या होते हैं कि जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का हो, जिसका नाम क्या होता है? PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। जितने भी C4 प्लांट्स है, जैसे कि इनका नाम है आपका मेज हो गया, ठीक है, सोरगम हो गया, ठीक है, पल्मरेट हो गया, ठीक है, सुगर केन हो गया, ये सभी क्या है? आपके C4 पादप है। क्लियर है? अब सेमी रूट पैरासाइट है कौन? आपका स्ट्राइगा। किससे, किसके ऊपर निर्भर करता है? मेज, सोरगम, परमनेट और सुगर केन। यहां तक समझ में आया? बात कर रहे हैं कॉटन की। जब भी हम कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन की जो रूट्स होती है, उन रूट्स से एक स्पेशल काइंड का केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है स्ट्राइगोल। क्या नाम है? स्ट्राइगोल। ये स्ट्राइगोल जो है वो किसके जर्मिनेशन को बढ़ाता है? जर्मिनेशन को बढ़ाता है किसके? स्ट्राइगा के। किसके? स्ट्राइगा के। अब मान लीजिए जैसे कि फील्ड के अंदर हमने कॉटन ग्रो कर रखा है। क्या लगा रखा है? कॉटन। इसकी रूट से क्या निकला? स्ट्राइगोल निकला। स्ट्राइगोल निकलते ही जो है यहाँ पर कौन सा बीड जर्मिनेट हो गया? स्ट्राइगा। क्लियर है?
अब विस्टाइगा जर्मिनेट हो गया, सीडलिंग बन गई। लेकिन यहाँ पर जो कॉटन है वो कौन सी नेचर का है? C3 प्लांट से। C4 है क्या? ये नहीं है। तो जर्मिनेट तो हो जाएगा, लेकिन जर्मिनेट होने के बाद इसको पैरासाइटिक के लिए यानी इसके नरिशमेंट के लिए वहां पर इसके C4 प्लांट्स अनअवेलेबल होने की कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? फिर डाइड हो जाएगा या फिर मर जाएगा। तो इस जर्मिनेशन को क्या कहा जाता है? सुसाइडल जर्मिनेशन कहा जाता है। क्लियर हुआ? सुसाइडल जर्मिनेशन किस क्रॉप से रिलेटेड है? कॉटन। कौन से बीड से है? स्ट्राइगा। स्ट्राइगा सेमी रूट पैरासाइट होता है जो C4 प्लांट्स पे फीडिंग करता है। C4 प्लांट्स में सोरगम, परमनेट आपका शुगर केन। क्लियर है? कॉटन की रूट से स्पेशल काइंड का केमिकल निकलता है, स्ट्राइगोल कहा जाता है। स्ट्राइगोल किसके जर्मिनेशन को बढ़ाता है? स्ट्राइगा। कॉटन जहां होगी वहां पर स्ट्राइगा उक्त हो जाएगा, लेकिन उसके नरिशमेंट के लिए वहां पर C4 प्लांट्स अनअवेलेबल होते हैं। इस वजह से अपनी लाइफ साइकिल को वो आगे ग्रो नहीं कर पाता है और अपने आप को क्या कर लेता है? सुसाइड कर लेता है। क्लियर हुआ? थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। कल आपका एग्जाम है।